ठीक है, और साथ में ही इसी की डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपने पढ़ा भी है पुरानी क्लास में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है कि जब भी एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो जो एक्चुअल रेशो होती है, एक्चुअल रेशो ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग कंपाउंड। जब कभी भी कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, कंपाउंड बनने में जो एक्चुअल रेशो एलिमेंट्स की होती है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इथेन की बात करता हूं, इथेन, ठीक है, इथेन इज C2H6, फॉर्मूला इज C2H6, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 होगा। अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करूं, यहां पे ये एक्चुअल रेशो होती है, बट एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग कंपाउंड। तो एक जो कंपाउंड बनता है, ठीक है, उसमें जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आती है वो इंपेरिकल फार्मूला कहलाता है, जो एक्चुअल रेशो आती है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। अब जैसे मैंने यहाँ बोला C2H6, ठीक है, आवाज क्लियर है मेरी? C2H6, ओके। C2H6, नाउ दिस C2H6 इथेन जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हो गया, लेकिन इंपेरिकल फार्मूला मैंने बोला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, तो इसको और सिंपलेस्ट होल नंबर में हमने करना है, इसको और ज्यादा सिंपलेस्ट में करना है। इट इज C2H6 है, इसको और ज्यादा सिंपल में करेंगे, इट बिकम, देखो 2 1 जा 2 2 3 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो हमारे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं C1H3, ठीक है, सिंपलेस्ट में कर दिया मैंने, ठीक है, C2H6 को मैंने C1H3 में कर दिया, इससे कम नहीं कर सकते, सिंपलेस्ट होल नंबर में बोला। तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला आया इथेन का वो आया CH3 या फिर C1H3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बात करते हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ग्लूकोज। अब ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है, तभी तो इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला, बट इसको मैं और सिंपल में कर सकता हूं। कैसे? मैं इसको, हाँ, C1 6 से डिवाइड कर सकता हूँ, C1, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब देखो, अगर हमें इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है तो हम देख सकते हैं कि इसको हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा। हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। अगर इसी को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्या बन गया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। अब ये जो 2 और 6 आ रहा है ये n है, इसको हम n मानते हैं, n इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला मैं यहां बना रहा हूं, क्या रिलेशन बना रहा हूं, वो ये बोल रहा हूं कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, ये रिलेशन आपके पास आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, n जो होगा वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, और उसकी वैल्यू 1 इंटीजर में होगी, 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, इस तरह से हो सकती है। लाइक यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 6 थी, इस तरह से वो बना। तो एक तो रिलेशन ये पता चल गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। जहां डाउट आएगा प्लीज बोल देना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब
एक और चीज मैं बता देता हूं आपको, यहां पे मैं फॉर्मूला की बात कर रहा हूं, अब मैं मॉलिक्यूलर वेट और एम्पिरिकल वेट की बात करता हूं। अगर जो हमारे पास फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका हम वेट करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। जो इंपिरिकल फॉर्मूला होता है उसका अगर वेट करते हैं तो वो इंपिरिकल वेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे ले रहा हूं कि रिलेशन ले लेते हैं, किसका, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड एम्पेरिकल वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट और इंपिरिकल वेट के बीच में भी रिलेशन ले लेते हैं। क्या, फॉर एग्जांपल मैं इथेन से ही स्टार्ट करता हूं। इथेन, इथेन का मॉलिक्यूलर वेट के नीचे ही इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखूंगा, तो इथेन इज C2H6 है ना, C2H6। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हम काउंट कर लेते हैं, कितना है, एक कार्बन होता है हमारे पास 12, ठीक है, क्योंकि दो जुड़े हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस एक हाइड्रोजन होता है 1, क्योंकि 6 से एटम जुड़े हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करो, तो इट इज 24 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 30। तो 30 इसका जो है वो मॉलिक्यूलर वेट आ गया। ठीक है, लेफ्ट साइड मैंने मॉलिक्यूलर वेट लिखा है ना, लेफ्ट साइड मॉलिक्यूलर वेट लिखा है। अब बात करूंगा एम्पिरिकल की, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन इज C1H3 है ना, तो मैं यहाँ पे C1H3 का एम्पिरिकल वेट करता हूँ, तो एम्पिरिकल वेट ऑफ C1H3 इथेन का C1H3 इट इज 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। तो एक आया हमारे पास 30, दूसरा हमारे पास आया 15, मतलब 15 इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया और 30 इसका मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर इट इज नॉट फॉर्मूला, इट इज वेट। ठीक है, इट इज मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेन इज 30 एंड एम्पिरिकल वेट ऑफ इथेन, इथेन जो C1H3 बना था दैट इज 15। अब इस 15 और 13 के बीच, 30 के बीच में भी रिलेशन हो सकता है क्या, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 30 बन जाता है। ठीक है, अब ये 2 यहां देख सकते हो, जब आपने फॉर्मूला को, एम्पिरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया तब भी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, और जब आपने एम्पिरिकल वेट को मॉलिक्यूलर वेट बनाया तब भी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो एक रिलेशन और निकल सकता है, वो रिलेशन क्या निकलेगा, कि वो रिलेशन निकलेगा कि जो आपका ऊपर लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल वेट। ठीक है, कोई डाउट किसी को, N कुड बी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। करो कॉपी इसको, साथ साथ में कॉपी करते रहो। ओके, जिससे जिससे कॉपी नहीं हुआ वो स्क्रीनशॉट कर सकता है। मैं दोबारा से बता रहा हूं आपको, हमने लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज एक्चुअल रेशियो ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग कंपाउंड, व्हाइल एम्पिरिकल फार्मूला इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट जो कि कंपाउंड बना रहे हैं। इथेन इज C2H6 which is equal to 2 into, क्योंकि हमने देखो C2H6 क्या, इसका एम्पिरिकल फार्मूला बना C1H3 है ना, सिंपलेस्ट कर दिया। अब इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल करने के लिए क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ग्लूकोज इज C6H12O6, तो इसका जो सिंपलेस्ट आया दैट इज C1H2O6, क्योंकि इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से ये आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आया दैट इज 2 से मल्टीप्लाई करने पे इंपेरिकल फार्मूला को ये बन जाता है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाता है। तो ये दिस 2 एंड 6 को मैंने n माना, और n होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सो वी कुड गिव द जो रिलेशनशिप है बिटवीन फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। वाइल अगर मैं इसकी वेट की बात करूं, तो अगर मैं इसके वेट की बात करता हूं इट बिकम 30, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला इथेन इज C2H6 जो कि 30 आता है, और अगर C1H3 करता हूं तो 15 आता है, तब भी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट आता है। तो इसी का रिलेशन मैंने यहां लिखा, मॉलिक्यूलर वेट इज आल्सो इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल वेट। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। So now
फ्रॉम दिस यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं, हम एन निकाल सकते हैं। एन कैसे निकलेगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल वेट। ठीक है, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल वेट। अब क्वेश्चन किस तरह से आता है, मैं अभी क्वेश्चन लूंगा, एक दो क्वेश्चन लूंगा और हम समझेंगे कि किस तरह से हम ये क्वेश्चन जो है वो निकालेंगे। एक फॉर्मूला और मैं आपको बता देता हूं कि मॉलिक्यूलर वेट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये आपने याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया गया होता है, वेपर डेंसिटी दी गई होती है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, इंपीरिकल वेट भी निकाल सकते हैं। अगर मॉलिक्यूलर वेट हुआ है ना, गिवन हुआ, इंपीरिकल वेट हुआ या एन दिया गया हो तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। इंपीरिकल निकालना हो तो हम इसको रीअरेंज करके भी निकाल सकते हैं। इंपीरिकल निकालना हो तो मॉलिक्यूलर को एन से डिवाइड कर दो। इस तरह से हम जो है वो आपके मॉलिक्यूलर वेट और इंपीरिकल वेट जो है वो निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन खुद से बना रहा हूं। फाइंड द molecular weight of a compound having empirical formula is C1H2O4। ठीक है, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है हैविंग एम्पिरिकल फॉर्मूला, लिखते जाएं साथ में C1H2O4। ठीक है, इस तरह से दिया गया होता है कभी कभी, और है ऐसे भी दिया, हिंट में दिया जाता है आपको, हिंट में दिया जाता है कि जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इज 2। तो बहुत सिंपल है, मैं ये सिंपल से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूं सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो जाए। क्या हमें मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है कंपाउंड का, ठीक है, सॉरी हमें मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है कंपाउंड का जिसमें इंपीरिकल फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, ये आपका इंपीरिकल फॉर्मूला है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला को हमने पहले, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है, तो इंपीरिकल फॉर्मूला से हमें पहले इंपीरिकल वेट निकालना है ना, ये, और एन फैक्टर हमें, या फिर हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, C1H2O4 का हम पहले, ये इंपीरिकल फॉर्मूला, इसका इंपीरिकल वेट निकालेंगे। तो देखो किस तरह से निकाल सकते हैं। एम्पेरिकल वेट कितना आया, C1 कितना, 78 आया इसका एम्पिरिकल वेट। ठीक है, और यहां से फार्मूला उठाओ क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट है ना, इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो एन इंटू इंपेरिकल, ये निकालना है ना। तो इंपेरिकल वेट आपका 78 आया ना, इसको किया ना आपने, 78 इंटू 2 कितना आया। ठीक है, तो 156 आप डायरेक्टली आपने निकाल दी। ठीक है, ये बहुत सिंपल था, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आपने निकाल दिया। ठीक है, अब थोड़े से कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी हम लोग जो है वो लेंगे। ठीक है, यहां तक इसको उतार लो, कॉपी कर लो। अब हम जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलने वाले। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन लेते हैं और किस तरह से हम उसको
जो है सॉल्व करेंगे। और कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आल्सो। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया जाता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन लूंगा मैं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। जहां डाउट आएगा बेटा पूछ लेना, ठीक है। सो हमारे पास क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, साथ साथ में लिखते जाएं बेटा, हैज द फॉलोइंग परसेंटेज, कार्बन इज 48%, हाइड्रोजन इज 8%, नाइट्रोजन इज 28%। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब यहां पे थोड़ा सा ट्रिक है, क्या ट्रिक है मैं आपको बता देता हूं। इन सबका अगर सम करोगे, ठीक है ना, इन सबका अगर सम करोगे तो ये एग्जैक्टली आएगा 84% के। जब भी परसेंटेज कंपोजिशन दी गई होती है, मैं ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व कराऊंगा, जब भी परसेंटेज कंपोजिशन दी गई होती है तो टोटल 100% होना चाहिए। कार्बन 48 है, ये 8 है, ये 28 है, तो 84 हुआ, 100 होना चाहिए। इट मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी होता है, तो रेस्ट जो बच गया वो ऑक्सीजन होगा। तो अब आपको मैं बता देता हूं, यहां पे सोल्यूशन में सबसे पहले तो यहां पे ये चीज लिखें, जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होगी दैट इज इक्वल टू कितनी होगी, 100 माइनस 84, दैट इज इक्वल टू 16%। अब क्लियर हो गया, सब 100% होना चाहिए। ये परसेंटेज कंपोजिशन के साथ याद रखना है। अगर कोई 48% प्रेजेंट है, इट मीन वो 48 ग्राम प्रेजेंट है। कोई 8 है तो वो 8 ग्राम प्रेजेंट है, 28 है तो 28 ग्राम प्रेजेंट है, 16 है तो वो 16% प्रेजेंट है। 100% में सभी का अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसी को बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। सो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको यहां पे बहुत सारे स्टेप करने हैं। तो पहले कॉपी करने पे मत जाएं, पहले आप इसको समझे कि किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको मैं टाइम दूंगा, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हम 2-3 क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है, और मैं प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं कि आपने लिखना क्या है और क्या क्या आप कहां कहां लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यहां लिखोगे एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट का कॉलम बनाया आपने। इसके बाद लिखोगे यहां पे एटॉमिक वेट, ठीक है, ठीक है, एटॉमिक वेट आपने लिखना है। उसके बाद ठीक है, यहां आप लिखोगे परसेंटेज कितनी है, ठीक है। इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये यहां है, ये यहां है, जहां मर्जी हो, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट आ गया, उसका एटॉमिक वेट आ गया, फिर परसेंटेज लिखनी है। उसके बाद आपने निकालने हैं मोल्स, इसको बोलते हैं हम ग्राम एटम्स, ठीक है, मोल्स निकालने हैं। तो ये भी मैं बताऊंगा किस तरह से। मोल्स निकालने के बाद आपने एटॉमिक रेशो लेनी है, एटॉमिक रेशो, ठीक है, जिसको हम मोलर रेशो भी बोलते हैं, मोलर रेशो। और लास्ट में लेना है सिंपलेस्ट रेशो, जो कि होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है। अब एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमने लिया एलिमेंट, फिर लिया एटॉमिक वेट, उसकी परसेंटेज ली, ग्राम एटॉम्स लिए मोल्स निकालने के लिए, एटॉमिक रेशो ली और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ली, ठीक है। एलिमेंट में सबसे पहले तो हम यहां से उठा लेंगे कार्बन, ठीक है, कितना परसेंट है, 48, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक वेट भी लिखना है इसका साथ में, तो कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, ठीक है।
ऐसे ही जो जो चीजें हैं पहले मैं सारी उतार के रख देता हूं आप सामने। कार्बन ले लिया, उसके बाद हम लेंगे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है 8। आप परसेंटेज को इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक वेट लिखना है 1। उसके बाद है नाइट्रोजन, कितना है परसेंटेज में 28 है, ठीक है। इसका जो मास होता है वो होता है 14, ठीक है। एटॉमिक वेट जो होता है 14 होता है। क्या रह गया ऑक्सीजन, बोलो ऑक्सीजन कितना है 16, 16% है, यहां लिखो 16। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो आपने क्या क्या लिख दिया, आपने एलिमेंट लिख दिया, उसकी परसेंटेज लिख दी, ठीक है, उसका एटॉमिक वेट लिख दिया। अब देखो ग्राम एटम्स निकालने हैं, ग्राम एटम्स निकालने हैं आपने, ठीक है। मतलब मोल निकालने हैं। मोल मतलब कैसे निकलेंगे, मतलब एटॉमिक रेशियो लेनी कैसे। आपने क्या करना है, जितनी परसेंटेज में दिया गया होता है, मतलब ये 48% है, इसका मतलब हुआ ये 48 ग्राम प्रेजेंट है। 100 ग्राम का अगर हम इसको कंसीडर करें, क्योंकि परसेंटेज में दिया है, तो हमेशा याद रखना है ये आपका 100 में ही होगा। तो अगर ये 48 है तो इसका मतलब हुआ 48 ग्राम हुआ। इसके मोल निकालने होंगे तो मोल का फॉर्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट, गिवन वेट डिवाइड बाई एटॉमिक वेट। क्योंकि ये परसेंटेज में है तो इसीलिए हम यहाँ पे मोल्स में लिख रहा हूं, ग्राम में एटम्स में लिखूंगा। तो इसका हमने मोल्स निकाल लेने हैं, तो ये आएगा 48/12, ठीक है, 48/12। एक दूसरा, अब बात करते हैं हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के मोल कैसे निकालने हैं, परसेंटेज डिवाइड बाई एटॉमिक वेट, तो 8/1, ठीक है। ऐसे ही परसेंटेज बाई एटॉमिक वेट किसका, नाइट्रोजन के लिए, तो 28/14, ठीक है। ये मैं निकाल के आपको बाद में दिखाता हूं, पहले मैं बता देता हूं। एंड लास्ट वन इज ऑक्सीजन, 16 एंड 16, 16/16, ठीक है। अब 12, 48, 12 कितने आ गए 4, ठीक है। ये कितना है 8, ये कितना है 2, ये कितना है 1। सबको समझ आ रहा है, ओके। अब आ गया ग्राम एटॉमिक मोल, आपने निकाल दिए, मोल्स निकाल दिए 4821। इस एटॉमिक रेशियो में आपने क्या करना है, ध्यान देना, अब थोड़ा सा यहां पे ही चीज याद रखने वाली है। आपने क्या करना है, ये जो आपके ग्राम एटम्स आए हैं, ठीक है, ग्राम मोल्स आए हैं, मोलर रेशियो है ना, जब यहां पे मोल्स है यहां पे मोलर रेशियो है। तो आपने क्या करना है, इन जो जो आपके मोल्स आए हैं इसमें जो सबसे छोटी जो टर्म आएगी, जैसे यहाँ 4 है, 8 है, 2 है, 1 है, जो सबसे छोटी टर्म आएगी उससे सबको डिवाइड कर देना है, वो आपकी मोलर रेशियो आ जाएगी, ठीक है। तो इन सब में छोटा है 1, तो 1 से 4 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो 4/1, ठीक है, इस तरह से ये 4 आ गया। 8/1 कितना आ गया 8, ठीक है। और 2/1 कितना आया 2, एंड 1/1 कितना आया 1। तो ये आपकी रेशियो आ गई सिंपलेस्ट होल नंबर ऑलरेडी। ध्यान देना, अगर यहां पे 4.5 आता, 4 फॉर एग्जाम्पल, अभी आया नहीं है, अभी क्वेश्चन आएगा आगे तो हम लेंगे। अगर 4.5 आता तो हमें इसको होल नंबर में बताना होता, फ्रैक्शन में नहीं लेना होता है। इसको होल नंबर बनाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके आपका फार्मूला बन जाता। तो अभी तो जरूरत नहीं है, जैसे ही आगे क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे। तो अब इसकी सिंपलेस्ट फोर नंबर लिख लो 4821। इसका मतलब ये हुआ कार्बन 4 बार आएगा, हाइड्रोजन 8 बार आएगा, नाइट्रोजन 2 टाइम आएगा, ऑक्सीजन 1 टाइम आएगा। तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा, ध्यान दें, एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा दैट इज इक्वल टू C4H8N2O1। तो आपने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल दिया, कॉपी करो, शाबाश, समझ आया सबको, ओके, कॉपी करो इसको। जहां डाउट आएगा बेटा पूछ लेना, जहां डाउट आएगा प्लीज आस्क मी। और जो सिंपलेस्ट रेशो देखो, इसकी सिंपलेस्ट रेशो देखो, सिंपलेस्ट रेशो 4:8:2:1, उतार लो। जब कॉपी हो जाएगा बेटा बता देना।
सबने कर दिया? मिटा दो इसको। दूसरा क्वेश्चन भी मैं ही करवाने वाला हूं आपको, ठीक है। बाकी आप जो है वो नेक्स्ट फिर आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है। अब इसी से पता है आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछा जाता है। वो कैसे? इंपीरिकल फार्मूला आपने निकाल दिया, ठीक है, और उससे क्या कहते हैं उसको, गिवन होगा आपका मॉलिक्यूलर वेट गिवन होगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो एम्पिरिकल फार्मूला डाल के, इंपीरिकल वेट डाल के आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन वैसा आएगा तो हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेने वाला हूं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, नीट जेई में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड, लिखते जाए साथ साथ में, ऑन एनालिसिस was found to contain C34.6%, hydrogen is 3.85%, oxygen is 61.55%. Calculate empirical formula, ठीक है, कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। समझ आया? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो? एलिमेंट लिखेंगे, एटॉमिक वेट भी लिख सकते हैं, परसेंटेज लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है? एटॉमिक वेट लिख दिया, वेरी गुड। उसके बाद बोलो क्या? उसके बाद आएगा ग्राम एटम्स, जिसको हम मोल्स बोल रहे थे, ठीक है, मोल्स, मोलर रेशो, ठीक है। और लास्ट में बोलो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ठीक है। दिख रहा है सबको? एलिमेंट हो गया, परसेंटेज हो गया, एटॉमिक वेट हो गया, ग्राम एटॉमिक मोल्स हो गए, ठीक है, मोलर रेशो हो गई, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बन कितना परसेंट है? 34.6%, ठीक है। एटॉमिक वेट बाद में लिखते हैं। कार्बन के बाद क्या है? हाइड्रोजन कितना है? 3.85%। उसके बाद क्या है बोलो? ऑक्सीजन, बस यही है, 61.55, ठीक है। ये सारा आपका 100% हो गया। अब एटॉमिक वेट, कार्बन का एटॉमिक वेट बोलो कितना होता है? 12। हाइड्रोजन कितना होता है? 1। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। मोल्स मैंने बोला था, मोल्स कैसे निकलते हैं? परसेंटेज बाई एटॉमिक वेट, मतलब ये आपका ग्राम, अगर आप इस परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर दो तो 34.6 ग्राम आएगा, 3.85 ग्राम आएगा, 61.5 आएगा। तो मैं यहां लिख रहा मोल किस तरह से निकालूंगा? 34.6 डिवाइड बाई 12, दूसरी 3.85 डिवाइड बाई 1, 61.55 डिवाइड बाई 16, ठीक है। तो ये करो कितना आता है? 2 पॉइंट कितना आएगा? 2.8, ठीक है। डायरेक्ट देखो, यहां कोई ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट चाहिए, मतलब मैंने कैसे निकाला? 34 है, 36, 12 3 से 36 होता है, इट मीन 3 से कम है, कम होगा 2.88, ठीक है, मैंने निकाल दिया। अब ये तो इतना ही आएगा 3.85, इसका करो 3.85। समझ आ रहा है मैंने क्या किया? डिवाइड कर दिया, और कुछ नहीं। यहां तक समझ आया? ओके। मोलर रेशो में क्या करते थे बताओ, कौन बताएगा? मोलर रेशो में क्या करते थे? इन सब में से जो छोटा है, सबसे छोटा, हाँ, इन सब में जो छोटा है उससे सबको डिवाइड करते हैं, तो सबसे छोटा कौन है? 2.88। तो चलो सबसे पहले इसी से इसको डिवाइड करेंगे, 2.88 डिवाइड बाई 2.88, दैट इज 1। अब दूसरा क्या है? 3.85 डिवाइड बाई 2.88,
ठीक है, और लास्ट में क्या है फिर से 3.85 डिवाइड बाई 2.88, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.3, ठीक है, और ये भी 1.3, ठीक है, 1.3 1.3। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां लिखा है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के, देखो ये रेशो क्या आ रही है 1 1.3 रेशो 1.3 आ रही है। इस 1.3 को हमें चेंज करके क्या बनाना है, हमें इसको बनाना है होल नंबर रेशो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये 4/3 होता है, ठीक है, 4/3, 1.3 को हम 4/3 भी लिख सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, इस नंबर को ऐसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे सिंपलेस्ट होल नंबर आए। देखो ये है 4/3, है ना, तो इसको अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सबको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी कहानी खत्म हो जाती है, ठीक हो जाती है, सिंपलेस्ट आ जाती है। ये पॉइंट वाले जो फ्रैक्शन में आ रहा है ये सिंपलेस्ट हो जाता है। कैसे, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 4, या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका 4 बन जाएगा, ठीक है। सो ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 4, ये भी आ गया आपका 4। समझ आया मैंने क्या किया, 1.3 को 4/3 लिखते हैं, तो 4/3 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसको भी मैंने ऐसे ही किया, नीचे वाले को भी ऐसे ही कर दिया, ठीक है, तो ये भी 4 आया, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा इसलिए किया, ये सबको 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मुझे इस 1.3 को होल नंबर में बनाना था, इसीलिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। बोलो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या आया, बोलो 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 बेटा। ये फ्रैक्शन, ये आई फ्रैक्शन में रहा था, हमने थोड़ी लाया खुद। हाँ तो वही तो किया, 3 से किया ना हमने। किसको किया, इसको। अच्छा ये नहीं नहीं डायरेक्ट है, मैंने ये समझाने के लिए किया कि 1.3 इज इक्वल टू 4/3, ये सिंपल बताने के लिए कि 1.3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तब भी कितना आता है, 4 आता है, या फिर 1/3 जो होता है वो 4/3 होता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। सिंपल बनाने के लिए मैंने वो बताया आपको, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना 1.3 को 3 से, कोई इशू। वहां यहां पे राउंड ऑफ लेना है, एग्जैक्ट नहीं आएगा कभी, यहाँ पे राउंड ऑफ लेके लेना है, यहां से थोड़ा सा आपको राउंड ऑफ लेना है, हर बार लेना है, ठीक है। हाँ इसमें एग्जैक्ट नहीं है, राउंड ऑफ करके लेना है, ठीक है। नियर बाई इक्वल आएगा ना, तो नियर बाई इक्वल, ये 3.999 आएगा ना, 3.99, तो नियर बाई इक्वल टू 4 लेंगे ये। अब बोलो इंपीरिकल फार्मूला, बोलो क्या आया, C3H4O4, समझ आया, इसको बोलो बेटा, ठीक है, आ गया समझ, ठीक है। अभी ओके, घर के लिए क्वेश्चन दे दूं, इसको कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं घर के लिए, कर दिया है। जहां डाउट आएगा बेटा पूछ लेना, ठीक है। अभी मैं ये सिंपल वाले करा रहा हूं, अभी मैं इससे ही मॉलिक्यूलर वेट निकालना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना भी सिखा दूंगा, ठीक है। अभी सिंपल से चलेंगे, डायरेक्टली जंप नहीं मारना है, पहले इसमें कंफर्टेबल हो जाओ, इजी है, कंफर्टेबल हो जाओ, जब ये आना स्टार्ट हो गए फिर इंपीरिकल फॉर्मूला भी डाल के निकालेंगे, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, ये बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, वही दे रहा हूं आपको मैं। अ कंपाउंड contains 42.39% potassium, K is potassium, 15.21% Fe, 19.56% carbon, and 22.82% nitrogen. The molecular mass
of compound is 368U. Find the molecular फॉर्मूला। देखो मैं थोड़ा सा चेंज घर के लिए क्वेश्चन ही मैंने ऐसा दिया है। अब मैं आपको हिंट दे देता हूं, सारे सारे हिंट दे देता हूं। किसी का भी चाहे 4 बार निकले 5वीं बार निकले, खुद निकालना है। पोटेशियम देखो, ये पोटेशियम आ गया, आयरन आ गया, कार्बन आ गया। हाँ मैं इतना से बता देता हूं, आप इनके एटॉमिक मासिस जो है वो कॉपी से वो कर सकते हैं, ठीक है, चीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नेट से ले लें, ठीक है, मुझे उससे कोई मतलब। मेरा मेन मोटिव ये रहेगा कि आपको क्वेश्चन निकालना आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें आप क्या करोगे, पहले निकालोगे इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है। जब इंपेरिकल फार्मूला आपका निकल गया, इंपेरिकल फार्मूला निकल गया तो एन निकालोगे। एन निकल गया तो आपको पता चल जाएगा। देखो इन्होंने दिया गया है, यहां कहीं दिया गया है, देखो मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 368, है ना। तो जब इंपेरिकल फार्मूला निकलेगा उसको एन से, क्योंकि एन भी निकालना है, एन का फार्मूला वहां पे है, दिया गया है, मतलब आपको निकालना आता है एन का फार्मूला। एन से जब आप इंपेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा, ठीक है। एन को इंपेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मॉलिक्यूलर, एन को इंपेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा। तो पहले आपको एन निकालना है, ये गिवन है, एन निकालो, एन को इंपेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करो, इंपेरिकल फार्मूला जैसे अभी हमने सीखा उससे निकालो और आपका ये क्वेश्चन निकल जाएगा। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, दो नहीं दूंगा, एक ही क्वेश्चन करो, लेकिन करेक्ट होना चाहिए सबका, कोई भी कॉपी ना करे, चीट ना करे, ठीक है। हाँ, और मुझे ग्रुप ग्रुप में अगर सेंड नहीं हो सकता है तो मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप चैट बॉक्स पे भेज दें। ओके, आज की क्लास यहीं पे जो है वो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।